हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। में आज हम करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट पार्ट में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को देखा था। आज हम करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। क्या होती है आयनन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। किस चीज के लिए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना से फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड यानी सिंगल एटम में से। जब कोई एटम किसी अन्य एटम से जुड़े हुए नहीं है तो वो एक सिंगल एटम है, वो आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड है, सिंगल एटम है, तो वो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस एटम है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में से ये कहला रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कहें या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है ये। देखिए फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई एक्स एटम है जो कि सिंगल फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, गैसियस फॉर्म में है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, सपोज किसी सिंगल आइसोलेटेड एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम उसे एनर्जी देते हैं, एनर्जी डेल्टा आई एच, ये डेल्टा एच जो है ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, क्योंकि इस ग्राउंड स्टेट में से हम किसी एटम में से एक पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये कहला रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलते ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और ये एटम एक्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स पॉजिटिव यानी कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। पॉजिटिव है, कैटायन है और सिंगल चार्ज है, इस पे प्लस है, +1 है या प्लस का है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इस एटम में से, तो ये सिंगल पॉजिटिव कैटायन है जिसमें कि प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू इसमें बढ़ गई है। देखिए एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो एटम में सबसे लूजली बाउंडेड होता है। उस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी के साथ में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से किसी एटम को रिमूव किया जा रहा है। तो उस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम उस एटम को एनर्जी दे रहे हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है या फिर उसे एनर्जी ऐड कराई जा रही है। विदाउट एडिंग एनर्जी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में जब हमें मिल गया है सिंगल पॉजिटिव कैटायन, इस सिंगल पॉजिटिव कैटायन पे फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज की जाती है। सिंगल पॉजिटिव कैटायन में जहाँ की प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इस पर दी जाती है तब ये कन्वर्ट होता है डाई पॉजिटिव कैटायन में, X+2। यहाँ +2 है, ये डाई पॉजिटिव कैटायन है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इस समय जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रखा है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होता है। इसी तरीके से अगर डाई पॉजिटिव कैटायन पे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज की जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया जाए, इससे X+3 में कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से अधिक होगी। यानी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट होगी, उससे अधिक सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एटम इज इक्वल टू 96.46 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है। ये ग्राफ शो कर रहा है फर्स्ट 60 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान को। फर्स्ट 60 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 60 एलिमेंट्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही है, हमें ये देखना है। यहाँ देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान किलो जूल पर मोल 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे है एटॉमिक नंबर जो कि है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट हुआ है तो ये देखा गया कि जो पीक पोजीशन पे है, सबसे हाईएस्ट ग्राफ की जो पीक आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये पीक पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा किसमें है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये जो गैसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में रिजेंबल करते हैं, जो कि नोबल गैसेस हैं। ये नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेती है और ना ही इलेक्ट्रॉन देती है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यानी इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्टेबल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक आता है। जबकि इस ग्राफ के जो बॉटम में जो पॉइंट्स आते हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये एलिमेंट्स हैं बॉटम एलिमेंट्स जो कि इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रिजेंबल कर रहे हैं? ये फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ये एल्कली मेटल्स अपने आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ही जल्दी एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे कम आता है। इसलिए सबसे बॉटम में ये एल्कली मेटल्स आते हैं, देख सकते हैं। जब हम देखते हैं लिथियम जो कि 3rd नंबर पोजीशन पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1 है। 2s1 आउटर शेल में 2s1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। इसी तरीके से सोडियम में 3s1 है, पोटेशियम में 4s1 है, रुबिडियम में 5s1 है, सीजियम में 6s1 है। S1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और उसको निकालने के लिए अधिक एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे लो आएगा। इसलिए ये एल्कली मेटल्स सबसे बॉटम में रिजेंबल कर रहे हैं इस ग्राफ। इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान डिक्रीज हो रहा है। ये हम इस ग्राफ से देख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जहाँ पर एल्कली मेटल्स हैं, इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है वो सबसे कम आ रहा है और नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे IE की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि ग्रुप में डाउन की तरफ आने पे, डाउन द ग्रुप आने पे इसका मान कम हो रहा है। हम देख पा रहे हैं हीलियम का मान, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक है, उससे कम नियॉन, उससे कम क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जिनॉन। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये भी इस ग्राफ में भी ये इनके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो लोअर होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका भी जो पॉइंट्स है वो भी लो की तरफ है। तो इससे पता चल रहा है कि ग्रुप में क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम हो रहा है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इसका मान बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस कहें या फिर हम कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलें, एक ही बात है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यानी पॉजिटिव द्वारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ मजबूत होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, उस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से रिमूव करना जहाँ पर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि जिसका न्यूक्लियस बहुत मजबूती से अपने इलेक्ट्रॉन्स को जकड़े हुए है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी अधिक आता है। जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी अधिक आएगा। और जब हम देखते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि शेल वही रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है।
शेल नंबर चेंज ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ पाते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं। जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से बाइंड कर पाते हैं, तो उसको निकालना, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत अधिक लगानी पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, जबकि अप टू डाउन आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घट रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल में इंक्रीजिंग हो रही है। नंबर ऑफ शेल में इंक्रीजिंग हो रही है, एटॉमिक रेडियस में इंक्रीजिंग हो रही है, एटॉमिक साइज में इंक्रीजिंग हो रही है, तो साथ ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है और किसी भी डाउन द ग्रुप आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में बढ़ोतरी होती है, यानी इंक्रीजिंग। दूसरा फैक्टर जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाए तो आवरण। जब हम किसी एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है। क्या है एटम का स्ट्रक्चर? बीच में पॉजिटिव है, उसके बाद में फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। जब हम देखें कि जब सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के फर्स्ट जो शेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सीधे डायरेक्टली न्यूक्लियस के पावर में आ रहे हैं, उनके बीच में और कोई नहीं है। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट नंबर जो शेल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। जबकि जैसे जैसे शेल बढ़ता है, शेल नंबर 2 के लिए जो न्यूक्लियस और शेल नंबर 2 के बीच में शेल नंबर 1 आता है, न्यूक्लियस और शेल नंबर 3 के बीच में शेल नंबर 1 और 2 आते हैं, न्यूक्लियस और शेल नंबर 4 के बीच में शेल नंबर 1, 2 और 3 आते हैं। ये जो बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जो इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपल्शन करते हैं। जब इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स या शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स शेल नंबर 2 को रिपल कर रहे हैं, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि न्यूक्लियस द्वारा लगाया जा रहा है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स द्वारा जो चार्ज लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेल नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं लग पाएगा जितना कि इफेक्टिव है शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जितनी इफेक्टिवली वो जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो शेल नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं लग पाएगा, क्योंकि शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा वो रिपल्शन में हो रहे हैं और रिपल्शन होने के कारण वो शील्डिंग हो रहे हैं, वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने के साथ साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है तो उस आयनाइजेशन एंथैल्पी, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को कि अगर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, एक शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कर रहे हैं। रिपल्शन से उसका डिस्टेंस हल्का सा बढ़ रहा है और उस डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ में उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से भी और अधिक दूर हो रहा है, और न्यूक्लियस द्वारा उसकी जो मजबूत पकड़ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जितना लगना चाहिए, जितना ओरिजिनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ना लग के उससे कम लगता है, और इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है, और इसी के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, जब हम पीरियोडिक टेबल में देखें कि लेफ्ट टू राइट जाने पे शील्डिंग इफेक्ट के मान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जो शेल है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, शेल नंबर वही रह रहे हैं, जबकि डाउन द ग्रुप आने पे शील्डिंग इफेक्ट में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। शेल नंबर के बढ़ने के साथ साथ में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान लो होगा। जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का मान लो होगा वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इंक्रीज होगा। ये हम समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये दो जो इफेक्ट है, फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाला जो दूसरा पॉइंट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है। तो आज हमने इस टॉपिक में अच्छे से कवर किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी को, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 7 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।